गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब। तो अब तक हम वेजिटेशन के 4 टाइप देख चुके हैं और ये हमारा होने वाला है 5वां टाइप, दैट इज़ मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट में देखो, अभी इस फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा सा जानो। ये फॉरेस्ट हमको सबसे पहले मिलते कहाँ पर है, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट हमको सबसे ज़्यादा मिलते हैं कोस्टल एरियाज़ में, ठीक है। अब कोस्टल एरिया जितने भी होते हैं वहाँ पर क्या आते हैं, हमारे हाई टाइड्स और लो टाइड्स। हाई टाइड और लो टाइड का मतलब पता है, जैसे अगर दिस इज़ आवर ओशन, अगर ये हमारा ओशन है, क्लियर। तो जो सी का वाटर का लेवल होता है, सी वाटर का लेवल, वो महीने के कुछ टाइम ऊपर आ जाता है और महीने के कुछ टाइम नीचे चला जाता है। जब सी लेवल ऊपर आता है तो हम इसको बोलते हैं हाई टाइड, और जब सी लेवल नीचे जाता है इसको बोलते हैं हम लो टाइड। अब जो भी प्लांट इस कोस्टल एरिया के आसपास होगा, तो बताओ उसकी ग्रोथ कहीं ना कहीं इस वाटर से इन्फ्लुएंस होगी या नहीं होगी, होगी। तो इसी को बोलते हैं कि ये जो हमारा पर्टिकुलर मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ये टाइडल फोर्सेस से या फिर टाइड से जो वाटर होता है उससे इन्फ्लुएंस होता है। अब देखो खास बात क्या है, हम ये जितना भी रीजन है, अब लेट सपोज ये समझो कि ये हमारा एक ओशियन का कोस्टल एरिया है। कौन सा एरिया है, कोस्टल एरिया है। ये हमारा है कोस्ट और ये हमारा क्या है, ओशियन। अब ओशियन और कोस्टल एरिया में देखो होगा क्या, इंटरेक्शन जब होगा तो जब भी ये वाटर का लेवल ऊपर आएगा, ठीक है, जब भी ये वाटर का लेवल बढ़ेगा हाई टाइड के टाइम में, कब, हाई टाइड के टाइम में, तो होगा क्या इससे, ये वाटर एंटर करेगा हमारे प्लांट्स वाले एरिया में भी। और जब ये वाटर एंटर करेगा तो वहाँ के प्लांट्स के आसपास जितना भी रीजन होगा, ये मिट्टी वहाँ की मिट्टी गीली होगी। और ये जो वाटर है लगभग में, अगर हमारे पास मंथ के 30 डेज़ होते हैं तो 15 दिन तक ये वाटर हाई टाइड में रहेगा और 15 दिन ये वाटर लो टाइड में रहेगा। तो जब 15 दिन ये वाटर हाई टाइड में इन प्लांट्स के पास में रहेगा तो यहाँ का जो मिट्टी होगा वो गीला हो जाएगा और बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ का जो बोल सकते हो स्ट्रक्चर होगा या फिर फीचर्स बोल सकते हो, कैसा हो जाएगा, स्वैम्पी हो जाएगा। अब स्वैम्पी का मतलब पता है ना, दलदल टाइप का हो जाएगा। तो यही बोला जाता है कि मैंग्रोव का जो ग्रोथ तुमको देखने को मिलेगा वो एक स्वैम्पी एरिया में, दलदली एरिया में या फिर मड एरिया में देखने को हमको मिलता है। क्लियर। देखो एक तो वो हो गया रीज़न कि ओशियन का इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो जहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट है वहाँ पर दलदल क्रिएट हो रहा है। लेकिन इसका एक और भी रीज़न होता है वहाँ पर क्रिएट होने का, मड, वो है हमारा बोल सकते हो क्या, एक्यूमुलेशन, जो कि हमारे रिवर्स लाती हैं। रिवर्स सब कैसे लाती हैं, चलिए देख। जैसे अगर इस मैप को हम ध्यान से देखें तो हमारी 2 मेजर रिवर्स, एक रिवर कौन सी है, गंगा, ठीक है, और दूसरा हमारी मेजर रिवर कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। अब ये दोनों रिवर जब कंबाइन होकर बे ऑफ बंगाल में जाती हैं तो यहाँ का जितना एरिया है ना, खासकर यहाँ का आसपास का एरिया, अगर विजिबल नहीं, ये आसपास का एरिया, यहाँ पर होता ये है कि जितना यहाँ से इरोडेड हुआ होता है रिवर्स, जो ये रिवर्स इधर से इरोड करके सॉइल लेकर आई होती हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र भी कुछ सॉइल लेकर आएगी, गंगा भी कुछ सॉइल लेकर आएगी। वो सॉइल लास्ट में डिपॉजिट कहाँ पर होगा, यहीं पर डिपॉजिट होगा। और जब ये डिपॉजिट करेंगे सारी रिवर्स तो वहाँ पर हमको क्या मिलेगा, एक्यूमुलेशन। और एक्यूमुलेशन से होगा ये कि जो नया नया सॉइल आया होगा वो भी अभी सॉफ्ट ही होगा, जिसके वजह से मैंग्रोव फॉरेस्ट के पास दोनों जगह से और दोनों रीजन्स की वजह से, एक तो हमारा ओशियन का रीजन हो गया, एक हमारा कारण क्या है, ओशियन, जो कि बार बार हाई टाइड और लो टाइड की वजह से वहाँ पर मड लेकर आ रहा है, और दूसरा हमारे रिवर्स जो इरोजन कर रही हैं वो भी एक रीज़न बनता है कि मैंग्रोव के पास हमको मड और स्वैम्पी एरिया देखने को मिलता है। अब देखो आगे ये बोल रहा है कि जो मैंग्रोव के प्लांट्स होते हैं ना, उनके रूट्स जो होते हैं सबमर्ज होते हैं अंडर द वाटर, ठीक है। अंडर द वाटर सबमर्ज होते हैं, इसका मतलब समझ सकते हो, जैसे देखो
अगर ये हमारा एक ट्री है ना, तो इस ट्री की रूट्स, ठीक है, अगर ये मैंग्रोव, कौन सा प्लांट है ये, मैंग्रोव है, अगर ये मैंग्रोव का प्लांट है, मैंग्रोव वेजिटेशन है, तो इसके जो रूट्स होते हैं ना, वो ऐसे निकला होता है। इस मैंग्रोव प्लांट्स के जो रूट्स होती हैं वो कुछ इस तरह से बाहर निकली हुई होती हैं। अब इसका फ़ायदा देखो क्या होता है। पहले तो मान लो कि सबसे पहले क्या है, यहाँ पर सॉइल होगा हमारा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर सॉइल है, जैसे मैं, रुक जाना, अगर मान लेते हैं कितना हमारा सॉइल है, ठीक है, इसके नीचे हमारा क्या है, सॉइल, सॉइल से रूट्स बाहर निकली हुई होती हैं। अब बाहर निकली होती हैं, इसके होने का ये रीज़न ही है ना कि देखो, जब भी मैंग्रोव के पास वाटर आएगा, ठीक है, इस एरिया में क्या मिलेगा हमको, वाटर। यहाँ पर जब भी वाटर आएगा तो ये पूरा एरिया वाटर से सबमर्ज हो जाएगा। लेकिन प्लांट को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना, बिना ऑक्सीजन के वो अपना ऑक्सीजन बोल सकते हैं, या फिर अदर गैसेज जैसे CO2 उसको लगेगा ना, प्लांट है तो उसको CO2 लगेगा अपने रेस्पिरेशन के लिए, इसको रेस्पिरेशन के लिए CO2 चाहिए, गैसेस चाहिए। अब ये गैसेस ये रूट्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन करता है, और रूट्स के थ्रू जब इसको गैसेस चाहिए तो इसकी रूट्स सरफेस से बाहर आई होती हैं ताकि ये रेस्पिरेशन का अपना जो प्रोसेस है वो कर सके, ठीक है। तो इसके रूट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है जो वाटर के अंडर सबमर्ज होता है और मिट्टी के अंदर बोल सकते हैं, और कुछ बाहर भी निकला होता है इससे। अभी हमको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को कहाँ मिलते हैं, गंगा के डेल्टा के रीजन में, महानदी के डेल्टा के रीजन में, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इन नदियों के जहाँ पर डेल्टा रीजन्स होते हैं वहाँ पर हमको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अब इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ मैंग्रोव के टाइप्स भी हैं, जैसे हमारा सुंदरी प्लांट हो गया, ठीक है, सुंदरी ट्री हो गया। और बात करोगे तो पाम ट्री, कोकोनट को, अब देखो ये सारे भी अलग अलग टाइप्स हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट के। अब सबसे फेमस रीजन इंडिया में जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है, वो एरिया है हमारा बंगाल का। कहाँ का एरिया, बंगाल का। और इस एरिया में हमको मिलते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट में मिलते हैं हमको रॉयल बंगाल टाइगर्स, ठीक है, जो कि जाने जाते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट में रहने वाले। अभी रॉयल बंगाल टाइगर्स जो है ना, इनका कलर हमको क्या देखने को मिलता है, वाइट। इन टाइगर्स का कलर क्या होता है, वाइट। और इन स्वैम्पी रीजन्स में और मैंग्रोव फॉरेस्ट के रीजन में हमको जो अदर एनिमल्स वगैरह देखने को मिलते हैं वो क्या है, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स, स्नेक वगैरह देखने को मिलते हैं। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट का एक बार पिक्चर देख लेते हैं हम। देखो ये जो सारे प्लांट्स हमको दिख रहे हैं ना, ये प्लांट्स हमारे कौन से प्लांट्स हैं, दीज आर मैंग्रोव प्लांट्स, ठीक है। अब इन प्लांट्स का ज़रा स्ट्रक्चर देख लो। ये प्लांट तो हमारा नॉर्मल प्लांट की तरह है, बाहर अपना लीव्स हैं, फोटोसिंथेसिस अपना करे होंगे, लेकिन रूट्स में देखो नीचे क्या है हमारा, वाटर। अब वाटर की वजह से इनको प्रॉब्लम होता होगा, जिसकी वजह से इनके पास ये बड़े बड़े रूट्स हैं, ठीक है। और इन रूट से इनको फ़ायदा ये होता है कि इनको सबसे ज़्यादा रेस्पिरेशन में इनको फ़ायदा होता है। दूसरा, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। स्ट्रेंथ कैसे, देखो नॉर्मल जो हमारे प्लांट्स होते हैं, बारिश के दिनों में खासकर देखना, उनके रूट्स जब नॉर्मल प्लांट की तरह होते हैं ना, जैसे अगर ये हमारा प्लांट हो गया और उनके रूट्स कुछ ऐसे हैं नॉर्मल, ठीक है, तो बारिश के दिनों में जब ये मिट्टी लूज़ हो जाती है तो प्लांट हमारा क्या हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, इनको हमेशा तो पानी वाले रीजन में ही रहना है। अब पानी वाले रीजन में जब रहना है तो इनके लिए ऐसे एरिया में सर्वाइव करना मुश्किल होता है। अगर ये अपने रूट्स का स्ट्रक्चर, ठीक है, कुछ इस टाइप से नहीं रखेंगे, ठीक है, इस टाइप से बोल सकते हो या फिर इस टाइप से बोल सकते हो, अगर ये नहीं रखेंगे तो इनके लिए वहाँ पर स्टैंड करना, खड़े रहना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए इनको ये स्पेशल इनका रूट स्ट्रक्चर होता है। अब देखो ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट के टाइप्स हमने देखे ना, तो हमको ये मैंग्रोव फॉरेस्ट खासकर कोस्टल एरिया में ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। एरिया कौन कौन से, वेस्ट बंगाल का एरिया हमारा। और ये मैंग्रोव फॉरेस्ट देखो बस इंडिया में नहीं है, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट का मेजर रीजन कहाँ पर है, बांग्लादेश में है। बट क्योंकि हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसलिए इस मैप में इंडिया के बारे में ही दिया हुआ है। और हम जिस सुंदरबन डेल्टा और सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करते हैं ना, उस मैंग्रोव फॉरेस्ट का ज़्यादातर हिस्सा बांग्लादेश में आता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें इंडिया के बारे में ही दिया हुआ है। और ये मैंग्रोव फॉरेस्ट हमको उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और कुछ मैंग्रोव फॉरेस्ट हमको तमिलनाडु और कोस्टल एरियाज में देखने को मिलते हैं, गुजरात ऑल्सो,
इधर महाराष्ट्र, गोवा, कोस्टल एरिया जहाँ पर भी हमको देखने को मिलेगा वहाँ पर हमको थोड़ा या ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलता ही है। देखो ये एक पॉइंट है, ठीक है, जिसमें बोल रहा है कि अगर दुनिया से सारे जानवर या फिर प्लांट्स ख़त्म हो गए तो फिर इंसानों का क्या होगा, इंसान कैसे सर्वाइव करेंगे। वो खुद से सोच लेना, इतना तो दिमाग होगा ही। आगे देखो मेडिसिनल प्लांट्स। मेडिसिनल प्लांट्स का मतलब समझो क्या होता है। वैसे तो हमारे पास जितने भी प्लांट्स होते हैं उनका कुछ ना कुछ यूज़ है, बट ये मेडिसिनल प्लांट्स वैसे प्लांट्स होते हैं जिनका यूज़ खासकर होता है मेडिसिन के पर्पज़ से। वो सुना होगा ना कि पुराने ज़माने में लोग जड़ी बूटियों की मदद से या फिर आयुर्वेदिक तरीके से बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर देते हैं। वो किसका यूज़ करके? इन मेडिसिनल प्लांट्स का यूज़ करके, ठीक है। जिसमें से कुछ प्लांट का यूज़ हम आज भी करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं किसका, अदरक ले लो। अदरक के पास भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, हल्दी ऑल्सो, और इसके अलावा अगर देखें तो तुलसी। अब ये जितने भी प्लांट्स हैं ना, इनके पास क्या है, कुछ ना कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। देखो ये कुछ फेमस प्लांट्स हैं जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए जाने जाते हैं। जैसे में हमारा नीम हो गया, आंवला हो गया, टर्मरिक हो गया, ठीक है, टर्मरिक, आंवला, जिंजर, ये ब्रह्मी लीव्स एंड एलोवेरा। एलोवेरा के बारे में तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा लोग जानते होंगे। एंड देन अश्वगंधा, तुलसी, नीम, ये सारे जो हमारे प्लांट्स हैं, इन सारे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स, या फिर क्या बोल सकते हैं इनको, हम इनको बोल सकते हैं, बस वही नाम है, मेडिसिनल प्लांट ही नाम याद रखो, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट्स। देखो वैसे तो इंडिया में ना, वैसे इंडिया अगर एंशिएंट टाइम से ही देखो तो इंडिया में हर्ब्स और स्पाइसेस इनका बहुत लंबे टाइम से यूज़ हो रहा था, ठीक है। हमारे यहाँ पर लगभग 200 और 2000 ऐसे प्लांट्स हैं जिनका यूज़ हम आयुर्वेदा में करते हैं, ठीक है, और जिनमें से लगभग में 500 ऐसे हमको प्लांट्स मिलते हैं जिसका यूज़ हम रेगुलर बेसिस पर करते हैं, चाहे वो स्पाइसेस के रूप में करें या फिर वो ऐसे ही नॉर्मल जो चाय वगैरह भी हम पीते हैं ना, उनके पास भी कुछ ना कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, तो वो भी हमारे मेडिसिनल प्लांट्स में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अब देखो हुआ क्या, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ा, जैसे जैसे मॉडर्न सोसाइटी बढ़ा, सबसे पहले हुआ कि हम इन प्लांट्स के यूज़ भूल गए, और यूज़ भूलने के साथ साथ हुआ ये, ठीक है, कि इंडस्ट्री जैसे आई ना तो हमने फॉरेस्ट काटना बहुत मतलब तेज़ शुरू कर दिया। अब फॉरेस्ट काटने के चक्कर में हमने बहुत सारे इनके नेचुरल हैबिटेट को भी ख़त्म कर दिया, जिससे अब हुआ ये है कि ये जो हमारे मेडिसिनल प्लांट्स थे अब ये खतरे में आ गए हैं, अब ये विलुप्त होने के कगार पर आ गए हैं, जिसमें से अब 352 ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ठीक है, जो कि खतरे में हैं, और जिसमें से 52 ऐसे प्लांट्स हैं जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब बहुत 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 ज़्यादा खतरे में है, और 49 ऐसे प्लांट्स हैं जो कि जिनके ऊपर खतरा ज़्यादा मंडरा रहा है। तो अब देखो खतरा यहाँ पर क्या बोल रहा है, डेंजर्स की जो बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, ये प्रॉब्लम में है और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में है। क्लियर। अब इनमें से जो प्लांट्स विलुप्त होने के कगार पर हैं, जो कि अब एक्सटेंट हो सकते हैं, उसमें से कुछ प्लांट्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला है स्प्रेगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी। अब देखो फेमसली अगर देखो ना, अपने लोकल एरिया में ही जाके देखना, तुलसी का प्लांट आजकल देखने को नहीं मिलता है जल्दी, ठीक, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनके यहाँ पर तुलसी का प्लांट होगा, और अगर होगा भी तो तुलसी का प्लांट पहले जैसे हरा भरा रहता था अब वैसा वो नहीं रहता, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन। तुलसी के प्लांट अब नहीं है। नीम का भी प्लांट देख लो, नीम का प्लांट हमको देखने को बहुत कम मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारे प्लांट्स किस में हैं, खतरे में है, इनडेंजर्ड है वो प्लांट, ठीक है। अब देखो इन प्लांट्स के ये यूज़ दिया गया है, ठीक है, कि ये ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। जामुन की बात करो तो ये प्रिपेयर विनेगर को प्रिपेयर करने में किया जाता है। अर्जुन फ्रेश जूस ऑफ लीफ क्योर, ये ईयर एक है, कान के दर्द को कम करता है, ठीक है, और रेगुलर ब्लड प्रेशर को बनाए रखता है। किसकी बात कर रहा है, अर्जुन की बात कर रहा है।
और अगर बबूल की बात करो तो बबूल क्या करता है, हमारे आई के जो सोर्स होते हैं ना, आई के मतलब आँखों में हेल्पफुल करता है, जो गम वगैरह होते हैं हमारे दांतों में उनको भी दूर करने में हेल्प करता है। ठीक। और अगर खास नीम के पास क्या है, नीम के पास सबसे ज़्यादा हाई एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिससे ये बैक्टीरिया वगैरह को मारने में हेल्पफुल होता है। तुलसी, तुलसी हमारा क्योर कफ और कोल्ड, सर्दी खांसी को ठीक करने में हेल्पफुल होता है। अब ये कंचर अस्थमा को ठीक कर सकता है, और ये होगा कोई बीमारी यूज से लीरा करके पता नहीं। ठीक। बर्ड्स और रूट्स आर गुड फॉर, अब ये जो डाइजेस्टिव, जिसको भी खाना ना पचने का प्रॉब्लम होता है, उसके लिए भी ये जो कचनार प्लांट है ये हेल्पफुल होता है।